नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए और आप सभी प्रश्नों को याद करके जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आए तो सभी प्रश्नों को आप बना पाएँ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रतिदिन लगभग सभी विषय के 5-5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाते हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड 2025 जो फरवरी में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी गेस क्वेश्चन है और यहीं से प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी रहेंगे। ठीक है? तो चलिए, आज का प्रश्न है आपका कि जीन कोश से आप क्या समझते हैं? जीन कोश से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, किसी भी प्रजाति किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। और जीन कोश में मौजूद कुछ जीनों में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है और जीन में होने वाले ऐसे बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कि जो जीन होता है ना, जीन कोश में जो मौजूद जीन कोश में क्या होता है, जीनों का समूह रहता है, यानी जीन रहता है। ठीक है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। और जितने भी जीन होते हैं ना, वह कुछ वातावरणीय कारणों से क्या होते हैं, उनमें कुछ बदलाव आने लग जाते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत रूप से पिता से उसके बेटे में और उसके उसके बाद उसके पोते में ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि द्विविखंडन एवं बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। द्विविखंडन एवं बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। उत्तर लिखेंगे, द्विविखंडन लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, विखंडन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर के दो संतति कोशिका का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। क्या कि जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव है, अगर इसका विभाजन हो जाए तो दो जीवों का निर्माण करे, दो संतति कोशिका का निर्माण करे, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविखंडन बोलेंगे। और जैसे कि अमीबा में द्विविखंडन, पैरामीशियम तथा यूग्लिना में भी द्विविखंडन होता है। और आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में सब्जेक्टिव में तो प्रश्न रहते ही हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं। ये बताइए, अमीबा में किस प्रकार का विखंडन होता है? तो द्विविखंडन होता है। चलिए, फिर बहुविखंडन लिख करके डैश देंगे, लिखेंगे कि विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक का शरीर विभाजित होकर के दो से अधिक संतति जीव का निर्माण करता है, उसे बहुविखंडन या बहुयुग्मी विखंडन भी कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, यानी कि कोई संतति जीव है, ठीक है, जब इसका विभाजन होता है तो इससे बहुत सारे संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविखंडन या बहुयुग्मी विखंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि मानव में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो लिखेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनन करने के लिए दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि आपको अलैंगिक जनन में बताए थे हम कि जनन करने के लिए केवल एक एक मतलब एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। लेकिन यहाँ पे दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। और जनन की इस प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन भी
होता है, जैसे कि नर से नर युग्मक का निर्माण और मादा से मादा युग्मक का निर्माण, दोनों का संलयन कर क्या बना लेता है, युग्मनज। ठीक है, फिर भ्रूण, फिर संतान का निर्माण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताएं। जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताएं। साथियों, आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम प्रतिदिन आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग सभी विषयों का हम सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आते हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में लड़ने की संभावना रहती है। और हम ऐसा दावा भी करते हैं कि आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे सब यहीं से रहेंगे। तो आप इस वीडियो में जितने भी हम प्रश्न करवाते हैं, आप उसको क्रमवार तरीके से अपनी कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लें। ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा काफ़ी आसान हो। ठीक है, यानी सभी प्रश्नों को आप बना करके आएँ। साथियों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। देखिए, जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताएं। उत्तर लिखेंगे, जब पुष्प के परागकण जल के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, जल परागन। यानी कोई मान लीजिए यहाँ पे परागकण जो होता है ना, वह जल के माध्यम से दूसरे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जल परागन। जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया, ऐसी पुष्पों में जल परागन ही होता है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रोटेंड्री से आप क्या समझते हैं। प्रोटेंड्री से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे, जब किसी पुष्प का नर जनन अंग यानी कि पुंकेसर, मादा जनन अंग यानी कि अंडप, यहाँ पे जनन अंग भी लिख लीजिएगा, मादा जनन अंग यानी कि अंडप के पहले परिपक्व हो जाता है, इसे ही प्रोटेंड्री या पुंपूर्वता बोलते हैं। यानी जब कोई पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ना, वह मादा जनन अंग के पहले ही अगर परिपक्व हो गया तो उसे हम लोग प्रोटेंड्री बोलते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंपूर्वता बोलते हैं। तो आज का प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को, और आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लिए होंगे। ठीक है, अवश्य याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ।